नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीमत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। न्यूज 18 स्पेशल में कई खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर छपरा से है, जहां पुलिस की विशेष टीम ने कुख्यात नौटंकी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। नौटंकी सिंह पर छपरा के माजी में छठ घाट पर हर्ष फायरिंग कर निर्दोष युवक को घायल करने का आरोप है। पुलिस की स्पेशल टीम ने नौटंकी सिंह के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो वारदात को अंजाम देने के बाद प्रणव कुमार सिंह उर्फ नौटंकी सिंह दिल्ली में छिपा हुआ था, जहां उसके सहयोगी भोला सिंह के साथ सारण पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी की है। और आपको बता दें कि यहां पर वो गिरफ्तार हुआ है। छठ घाट पर हर्ष फायरिंग का आरोपी है नौटंकी सिंह। और आपको बता दें कि इस दौरान एक शख्स को उसने गंभीर रूप से घायल कर दिया था हर्ष फायरिंग के दौरान, और उसके बाद लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद से नौटंकी दिल्ली में छुपा हुआ था और आखिरकार छपरा पुलिस ने कुख्यात नौटंकी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तो आखिरकार नौटंकी पकड़ा गया। छपरा में मांझी छठ घाट पर जिस तरीके से उसने हर्ष फायरिंग किया था और उसके बाद 3 लोग उसमें घायल हुए थे, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और लगातार उसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार नौटंकी सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, कैसे गिरफ्तार हुआ नौटंकी? देखिए, पूरा एक ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि पुलिस का काफी प्रेशर था। ये लगातार हम लोग न्यूज 18 के जरिए से दिखा रहे थे किस तरह से उसने बेखौफ होकर फायरिंग की थी, तो पुलिस काफी प्रेशर में थी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो पाया था। पुलिस को सूचना मिली तो दिल्ली में कहीं छुपा हुआ है, तो पुलिस की एक स्पेशल टीम दिल्ली गई। वहां से उसने 2 साथियों के साथ नौटंकी सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर के आई है। उसके पास वो राइफल भी बरामद कर लिया गया है, तो देसी राइफल था जिसके जरिए वो फायरिंग कर रहा था और लोगों को गोली लगी थी। तो ये तमाम तरह की बातें जो सामने आई है, उसके बाद पुलिस उसके अपराधी का इतिहास के बारे में उसने बताया है। 3 मामले सामने आए जो काफी संगीन मामले हैं, वो नौटंकी सिंह पर पहले से दर्ज है। तो उन मामलों में हालांकि वो जमानत पर था, लेकिन पुलिस उन मामलों को भी खोल रही है कि देख रही है कि किस तरह जमानत मिली। ये आदतन अपराधी पुलिस का कहना है कि काफी हाल के दिनों में चर्चा में आ गया था और मांझी इलाके में उसने एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इस बीच हर्ष फायरिंग का ये वीडियो जब सामने आया तो पुलिस के होश उड़ गए थे। छठ घाट पर जहां मजिस्ट्रेट पुलिसकर्मी तमाम लोग तैनात थे, उसके बीच में इसने फायरिंग किया था और 3 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें एक की हालत काफी गंभीर से पट्टा भी रेफर किया गया था। तो कुल मिलाकर जो पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर था, लेकिन पुलिस ने अब जब इसे नौटंकी को गिरफ्तार कर लिया था, डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि किस तरह से इसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। कहाँ छुप के रखा हुआ था एक बम सिंह सहयोगी है, जिसके साथ ये छुप के रह रहा था दिल्ली के होटलों में, लगातार ये लोकेशन बदल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आखिरकार नौटंकी सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 ने लगातार इस खबर को उठाया था कि किस तरीके से एक आदतन अपराधी जमानत पर छूट कर आता है और छठ घाट पर एक के बाद एक कई फायरिंग करता है और इस फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। राजारायण चाची का बेटा नहीं, राजारायण चाची का बेटा नहीं, आए में एक प्रतियोगिता हुई, ये माता जी सबसे नियरन गीत गाई, वो अगला काल का तस्वीर हुई। ए भाई हट चलो आसपास से, आसपास से हटा दियो। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर नौटंकी सिंह के गिरफ्तारी की तस्वीर है, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है नौटंकी सिंह से। दूसरी तस्वीर 21 नवंबर की हम दिखा रहे हैं, जब छठ घाट पर हर्ष फायरिंग किया था नौटंकी सिंह ने। आपको बता दें कि नौटंकी के हर्ष फायरिंग में 5 लोग जख्मी हो गए थे और इसमें एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। सवाल पुलिस पर उठे थे, सवाल उस वक्त प्रशासन पर उठे थे, सवाल सुरक्षा पर उठे थे। न्यूज 18 ने तमाम सवाल उठाए थे कि क्या वाकई छठ घाट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे, क्या वाकई वहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती थी। और इसके बाद लगातार पुलिस पर यह दबाव बना हुआ था कि पुलिस आखिर किस तरीके से इस आदतन अपराधी को गिरफ्तार करे। लेकिन सवाल अब भी है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके के आदतन अपराधी जमानत पर छूट जाते हैं और फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में जुट जाते हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल की वजह से मरीज हलकान हैं। दूसरे दिन भी जारी हड़ताल से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हैं, जहां ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर भी इसका खासा असर पड़ा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बाद ये आलम है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का, जहां दूसरे दिन भी ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप है। लिहाजा बिहार के कोने कोने से यहां लोग पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए बड़ी संख्या में दूर दूर से मरीज पहुंचे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो गया है। तकरीबन 9 से 10 काउंटर है यहाँ पर, और सभी काउंटर पर देख सकते हैं एक भी स्टाफ नजर नहीं आ रहे हैं। सीनियर डॉक्टर अपने चैम्बर में तो हैं, लेकिन बिना पर्चा कटाए मरीजों का इलाज संभव नहीं है। मरीज अब न्यूज 18 से अपना दर्द बयां करते हुए इलाज करवाने की गुहार लगा रहे हैं। इन गरीबों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। हड़ताल से हलकान लोगों ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा किया। कि हम लोग दूर से आए हैं, पैसा लगा के, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए होना चाहिए। हम लोग का दिखाना भी, हम लोग का दिखाना बहुत जरूरी है। कितने बजे चली थी जहानाबाद? हम चले 6 बजे वहाँ से। यहाँ पहुँचे तब पता चला? हाँ, यहाँ पहुँचे तब हमको मालूम हुआ है। क्या करेंगे? प्राइवेट जाएंगे? प्राइवेट के लिए हम लोग गरीब आदमी है, कैसे जाएंगे भैया? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर पहले आए हैं, तो सोचे कि जा करके वहीं पहले दिखाते हैं। तो गरीब आदमी को आप देखिए कि मरना है कि क्या करना है, आप ही न बता सकते हैं कि हम लोग को किसी तरह करवाइए। हम मीठापुर से हैं। इलाज हुआ? नहीं हुआ। क्या बोला गया? बोले कि हड़ताल पे हैं, आज नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन हुआ? नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, तो क्या कीजिएगा आप लोग? अब क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं? आप वापस जाएंगे। इधर जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक स्टाइपेंड को लेकर 2017 के आदेश को लागू नहीं किया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जैसे ही हम लोग से सरकार की कोई भी अथॉरिटी बात करते हैं और हम लोग का जो मांग है उस पे अगर वो कोई ठोस कार्रवाई करने का लिखित में आश्वासन देते हैं तो हम लोग स्ट्राइक अपना वापस ले लेंगे। जाहिर तौर पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने कोरोना काल में लोगों को दोहरी परेशानी में डाल दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और परेशान आम आदमी है, परेशान मरीज हैं। अब जरा समझिए कि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से मरीजों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल से सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हुए हैं। 9 मेडिकल कॉलेज सूबे के प्रभावित हुए हैं। ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर भी खासा असर पड़ा है। ओपीडी पूरी तरह से बंद है। अभी तक पीएमसीएच में 23 ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। 2 दिन के हड़ताल से मरीज हलकान हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और असर जो है वो मरीजों पर पड़ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर के दम पर ही कई सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी की सेवा होती है और वो पूरी तरह से ठप है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम पहली बार नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आज सबसे पहले, आपको बता दें कि राष्ट्रपति से कल मुलाकात किया था और फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम काफी उत्साहित नजर आए। न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री बिहार के विकास के लिए संकल्पित हैं और केंद्र की तरफ से पूरी मदद का उन्होंने आश्वासन दिया। दोनों डिप्टी सीएम से बात की हमारे सहयोगी अमितेश ने। बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम से। तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, रेणु देवी जी हैं। आज आपने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी के संगठन महामंत्री से मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। किस तरह की चर्चा हुई आज? देखिए, मैं और हमारी दीदी रेणु देवी जी हम सब कल दिल्ली पहुंचे हैं और अपने सभी बड़े नेताओं से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से तो शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और तमाम जो हमारे वरीय मंत्री हैं, हमारे नेता हैं,
उनसे हम सब मिलकर हम बिहार की सेवा और कैसे बेहतर ढंग से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कर सकें, तो इसके लिए हम सबों ने चर्चा की और बहुत सकारात्मक चर्चा रही। और हमारे नेताओं ने यह भरोसा भी दिलाया है कि बिहार के विकास में किसी प्रकार की कसर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होगी, केंद्र का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या भरोसा दिया गया, क्योंकि बार बार कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, ये बात बार बार सामने आती है, उसके लिए किस तरह से? प्रधानमंत्री जी तो पूर्व से ही बिहार के लिए खड़े हैं और इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर बिहार की बात की। उनके मन में कहीं न कहीं पहले से भी बिहार के विकास के लिए कुछ वो उनका अपना एक दृष्टि है और इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, एनडीए को साथ लेकर बिहार को कैसे एक विकसित बिहार बनाए, इसके लिए काम करें। वो संस्कृति और संस्कार का जो देश है, तो बिहार भी उसमें और भी अव्वल रहे, क्योंकि बिहार पुरानी दृष्टि में देखिए तो वहीं से चाणक्य हैं, वहीं से अशोक सम्राट हैं, वहीं से सारे लोग हैं। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद जिन्होंने मुलाकात की आज प्रधानमंत्री से, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से और तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से उनको जो दिशा निर्देश मिला है उसको लेकर के बिहार जाएंगे और वहाँ विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा में 5 करोड़ के सोना लूट मामले में 15 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया था कि जल्द ही लूट का सोना बरामद होगा और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। यह भी कहा गया था कि पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन अब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो सका है। 15 दिन, 5 करोड़ का सोना, पुलिस के हाथ खाली। 9 दिसंबर 2020 को दरभंगा के बड़ा बाजार इलाके में दिन दहाड़े भीषण लूट हुई। अपराधी दिन के उजाले में आए, बड़ा बाजार के लाट मार्केट में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर दहशत का माहौल बनाया और अलंकार ज्वेलर्स से 5 करोड़ रुपए का सोना लूटकर चलते बने। सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। लेकिन हम कल गए थे, सीनियर आईजी साहब से भी भेंट किए, एसएसपी साहब से, सिटी एसपी साहब से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस हमारा सारा डिपार्टमेंट अभी आप ही के केस में लगा हुआ, कोई दूसरा केस नहीं है और बहुत हद तक हम लोग नज़दीक हैं। बहुत जल्दी हम आपको खुशखबरी देंगे, माल मिलेगी तभी हम आपको खुशखबरी देंगे। पुलिस ने छापेमारी की और जांच के तमाम दावे किए। 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लूटकांड के खुलासे का दावा किया, लेकिन ना तो सीसीटीवी में दिख रहा कोई अपराधी पुलिस के शिकंजे में आया और ना ही 1 ग्राम सोना पुलिस के हाथ लगा। यही वजह है कि दरभंगा के दुकानदार परेशान हैं और अलंकार ज्वेलर्स के मालिक का सब्र जवाब देने को तैयार है। सब दहशत में है। अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो दहशत बहुत कम होता है। अपराधियों में दहशत होता है कि कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो हम लोग बस इसी इंतजार में है कि हमारा दहशत कम हो, अपराधियों का दहशत बढ़े। सवाल है कि जब पुलिस ने लूटकांड का खुलासा कर दिया है, लूटकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी क्यों नहीं बरामद हुआ लूट का सोना? सीसीटीवी में दिख रहे लुटेरे हैं कहां? क्या पुलिस का दावा सिर्फ दिखावा था? विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ ना तो कोई आरोपी लगा है और ना ही 1 ग्राम सोना लगा है। अब सवाल यह है कि पुलिस की जांच आखिर कछुए की रफ्तार से क्यों चल रही है? इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ क्यों खाली हैं? बड़ा सवाल यही है। 15 दिनों में सोने तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाई है? अगर पुलिस के पास गिरफ्तारी हुई है, पुलिस तमाम दावे कर रही है, तो 1 ग्राम सोना भी क्यों नहीं बरामद हुआ?
सीसीटीवी में कैद लुटेरों को आखिर क्यों नहीं अब तक पकड़ पाई है पुलिस? यह बड़ा सवाल है। क्या सोना देश के बाहर चला गया है? क्योंकि सोने का 1 ग्राम भी अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। 7 बदमाशों की गिरफ्तारी क्या महज खानापूर्ति थी? 7 संदिग्ध, 7 बदमाश और उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं। पटना से एक बड़ी खबर है। पटना में गद्दा के कारखाने में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची हुई है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है और अगलगी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मेहदीगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर की यह घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गद्दा फैक्ट्री में आग लगी है। आग कितनी भयंकर है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं आग की लपटों को देखकर। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक ये उम्मीद की जा रही है कि इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। तो पटना सिटी में एक गद्दा कारखाने में भीषण आग इस वक्त लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आसपास के लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। और न्यूज़ 18 स्पेशल में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद उन 2 बेरहम पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिन लोगों ने स्मैक बेचने के आरोप में एक युवक और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई की थी। आपको बता दें न्यूज़ 18 ने वो खबर दिखाई थी जिसमें यह साफ दिख रहा था कि स्मैक बेचने के आरोपी को किस तरीके से 2 पुलिस वालों ने पकड़कर पीटा था। अगली खबर का रुख करते हैं। समस्तीपुर से गोपालगंज से बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो आपको बता दें कि 2 ऐसे स्मैकिये थे जिनको 2 पुलिस वालों ने पकड़ा था और उसके बाद उनकी जबरदस्त पिटाई की गई थी। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई हुई थी और जब गिरफ्तारी का विरोध उसके परिवार वालों ने किया था तो परिवार के सामने ही उस शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई थी। यह रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। बेरहम पुलिस वाले सस्पेंड। देख लीजिए, यही है वो तस्वीर। पुलिस वालों की गुंडई का सबूत, जिसे न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। तब जाकर गोपालगंज पुलिस के बड़े अधिकारियों की नींद खुली और दोनों बेरहम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। ये पूरा मामला नगर थाने के साधु चौक के पास का है। स्मैक बेचने के आरोप में मोइनुद्दीन मियां नाम के युवक को पुलिस पकड़ने गई थी। पुलिस जब लड़के को गिरफ्तार कर ले जाने लगी तो उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे छुड़ाने लगे, लेकिन पुलिस जवानों ने बेरहमी से युवक और उसकी बहन की पिटाई कर दी। युवक की पिटाई पुलिस वालों ने तब तक की जब तक उसके सिर से ब्लड नहीं आ गया। कौन मारा? पुलिस मारा। कहाँ की पुलिस थी? टाउन थाना। क्यों मार रही थी पुलिस? हम खड़ा थे इसलिए दौड़ा दिया लोग। हमारा बहन को भी मारा है। बहन को भी पीटा। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये जान लीजिए कि सस्पेंड होने के बाद किसी पुलिस वाले के साथ क्या होता है। सस्पेंडेड पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता है। सस्पेंड होने के बाद कोई भी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा ही मिलता है। सस्पेंशन के दौरान कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता। 90 दिन में आरोप पत्र नहीं तो बेसिक सैलरी का 75% ही मिलता है। सस्पेंड होने के बाद तैनाती होती है, हाजिरी लगानी पड़ती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं करना होता है।
18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ अपराधियों का कहर देखने को मिला है। अपराधियों ने गोही पंचायत के मुखिया राजेश सैनी को गोली मारी है। मुखिया को गंभीर हालत में दरभंगा रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने जैसे ही मुखिया को देखा फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमको अभी जानकारी मिली लगभग 10 मिनट पहले, घर से आए हैं तो यहाँ पे जानकारी मिली, यहाँ से उसको वारिसनगर चिकित्सालय में ले जाया गया, और कम लोगों से ही बात हुई उनकी और पुनः वो सदर हॉस्पिटल चले गए। अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।